हेलो गाइस, मैं हूँ विनायक निगम और आज अपन आए हैं सिंचाई। तो अपन ने पिछले बार पढ़ा था खाद और उर्वरक देने के बारे में, ठीक है, मतलब मिलाने के बारे में। तो आज अपन पढ़ेंगे सिंचाई। तो सिंचाई क्या होती है? सिंचाई का अर्थ होता है खेत में पानी देना, ठीक है। जब अपन ने मिट्टी तैयार कर ली थी, फिर हमने उसमें खाद डाला था। अब अपन को उसमें पानी प्रतिदिन डालना पड़ेगा, तब जाकर अपने खेत में सब्जी होगी। तो चलो बोलना शुरू करते हैं। जीवित रहने के लिए जीव को जल की आवश्यकता होती है, सही बात है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है, ठीक है। तो भाई मेरे मित्रों, मतलब मेरे दोस्त, तो ये जो है ये शब्द थोड़ा मेन है, परिवर्धन, ओके। तो इसे जरूर नोट कर लें। परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। तो अपन ने 7th में पढ़ा था, ठीक है, आप लोग 7th से ही हैं, लेकिन आप लोगों ने 7th में पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं वो चूषण विधि का यूज़ करते हैं, जिससे वो पानी ऊपर आता है, ठीक है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग सुनना पौधों में लगभग 90% जल होता है। 90% जल आवश्यक है, क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, ठीक है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। ये फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। तो भाई ये अपना मेन पॉइंट है, ओके। ओके, यहाँ पे मैंने लाल लाइन फेरी है, मतलब फेरी है, वही है एक पॉइंट, ठीक है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? चलो देखते हैं। अब हमारे बुजो भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात पे गौर करें, ठीक है। इस वर्षा अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मी में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। पानी ठीक तरह से नहीं दोगे तो मरेंगे, सही ना? सही बात है। सिंचाई का स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। तो भाई ये एक तरीके का प्रश्न है, ठीक है। अभी आ गए हैं कुछ चित्र वगैरह, जैसे कि मोट, चेन पंप, देख ली। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। अब आया अपना सिंचाई के पारंपरिक तरीके। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः ये सस्ते हैं, परंतु ये कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं: मोट, चेन पंप, देखली, रहेट, ठीक है। तो ये सारे के सारे हो गए अलग अलग जगहों के अलग अलग तरीके। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो भाई ये प्रश्न बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन परीक्षा वालों का भरोसा थोड़ी कि क्या दे दें, तो इसलिए हम ये पंप का ले लेते हैं कि पंप को किससे चलाया जाता है।
सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न हैं, ठीक है। तो पहला है छिड़काव तंत्र, जिसे अपन कहते हैं स्प्रिंकल सिस्टम। व्हाट इज स्प्रिंकल सिस्टम? क्या है स्प्रिंकल सिस्टम? तो भाई इसका भी एक आइडिया है मेरे पास। इसमें लिखा रहा है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। असमतल का मतलब होता है जो कुछ ऐसे होगी या ऐसे होगी। जो समतल होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, ऊर्ध्वर पाइप यानी नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं या पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है हो। छिड़काव लोन कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब है ड्रिप तंत्र, जिसे अपन कहते हैं ड्रिप सिस्टम। आपने काफ़ी बार ड्रिप का नाम तो सुना ही होगा। जो अपन को बोतल चलाई जाती है उसे ड्रिप कहते हैं, लेकिन कभी भी आप इसे वो वाली ड्रिप मत समझना, अलग ड्रिप होती है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ में गिरता है। अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। तो भाई ये एक पॉइंट है, तो आप इससे प्लीज़ दिखने रहा हो तो फिर भी देख लेना। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है, ठीक है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। अब एक खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार का मतलब होता है अनावश्यक घासें जो उग जाती हैं, तो अब उन्हें हम नियंत्रण करना सीखेंगे। भूजो और पहली निकट के भूजो और पहली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? ना बाबा ना। ये जो अन्य पौधे इन्हें ही खरपतवार कहा जाता है। ये सही किसी पोषक तत्व ले लेते हैं, होते तो ये भी पादप ही हैं, बस फर्क इतना होता है कि किसी पोषक तत्व ले लेते हैं और बाकी पौधों के लिए कुछ नहीं बचता। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, ठीक है। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। मैंने जो कहा था वही सही निकला ना, नहीं निकला हो तो कोई बात नहीं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। तो भाई ये सही के सही परिभाषाएं इन्हें आप जरूर याद करिए, आपके जरूर काम आएगा। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो भाई अब ये पूछते हैं कि निराई क्यों आवश्यक है, तो ये भी इसका एक आंसर है, ठीक है। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले, खेत जोतने से पहले खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं। आपने क्या एक बात नोटिस की, इसमें आधे से ज़्यादा तरीका पूरा एक्सप्लेन ही नहीं करा गया। जैसे कि अभी फिर से पढ़ के बताता हूँ। हाँ, फसल उगाने से पहले, खेत जोतने से खरपतवार, अब सॉरी। तो भाई इस विधि में क्या है
कि जो खरपतवार होता है ना, आप खेती से पहले पूरा का पूरा खेत जोत लीजिए, इससे खरपतवार मर जाता है, मतलब। ठीक है। और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। अब खरपतवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो नहीं पता, लेकिन मैं भी वही बता रहा हूँ जो मेरे नियंत्रण में है, जो कि इस किताब में है। ओके। जैसे 2 फॉल्डी, खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर ने फुव्वारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। क्या खरपतवार का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? तो भाई इसके बारे में भी जानते हैं। जैसा पहले बताया गया था कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह, नाक कपड़े ढक लेना चाहिए। तो भाई आप तो अपना देशी नुस्खे अपनाओ। ठीक है। अब आता है हमारा कटाई। कटाई क्या होता है? ठीक है। कटाई जब अपने फसल उग जाती है ना, तो उसे हमें हटाना भी पड़ता है, तभी तो हम बेचेंगे, वरना कैसे बेचेंगे। तो अब है कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। ठीक है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी ऐसे होगी। काटी गई फसलें, बीजों, दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। ये कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग अलग करते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। अब हमारी प्यारी सी और न्यारी सी कन्या कुछ बोलना चाहती है, सुनना जरूर। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी है। ये बहुत अच्छी चिंता जताई इसने। कटाई पर्व। तो भाई कटाई पर्व मतलब जैसे पंजाब में लोहरी,
बैसाखी ऐसा बनता है ना, वैसा ही है। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वपर्णिम दानों से भरी खरीफ फसलों मतलब फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैशाखी, होली, दीपावली, नवानिया एवं बिहू जुड़े हुए हैं। अब है भंडारण। अब आपने मिट्टी तैयार कर ली, वो खाद दे दी, सिंचाई कर ली, कटाई कर ली। अब आपने जो भी कुछ करा है मतलब फसलें वगैरह, उसे आपको कहीं ना कहीं भंडारित भी करना पड़ेगा, यानी स्टोर करके रखना पड़ेगा ताकि वो ख़राब ना हो। तो अब हम इस भंडारण के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। जूट के बोरों यानी धातु के बड़े पात्र बीन्स में करते हैं, परंतु बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृह में किया जाता है, जिससे पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोगी की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार किया जाता है। अब जंतुओं से भोजन। अब हमें जंतुओं से काफ़ी कुछ भोजन में प्राप्त होता है, जैसे कि बकरी से हमें मीट प्राप्त होता है, जैसे अपन मांस कहते हैं। गाय से अपन को दूध प्राप्त होता है, दही प्राप्त होता है, छाछ प्राप्त होता है, घी आदि चीज़ें प्राप्त होती हैं। क्रियाकलाप 1.3 अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्न तालिका बनाकर उसे पूरा कीजिए। खाद्य पदार्थ: स्रोत, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी। तो अपन भी कुछ बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि इसका है खेती। ओके, जैसे कि अपने काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इस साल की पूर्ति के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्री तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोम मछली का मुख्य आहार के रूप में करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी फसल की उत्पादन के विभिन्न चरण सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं: बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली के काट
कॉड लिवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। हाँ तो भाई अब है प्रमुख शब्द, ठीक है, जैसे कि कृषि पद्धतियाँ, पशुपालन, फसल, उर्वरक, भंडार गृह, कटाई, सिंचाई, खरीफ, खाद, हल, रबी, बीज, साइलो, बुआई, भंडारण। थ्रेशिंग, सॉरी बुआई भी है। थ्रेशिंग, खरपतवार, खरपतवारनाशी, फटकना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिखा रहा है, उसे भी क्या आपने क्या सीखा? अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियाँ अपनानी होती हैं, ठीक है। ये हमने सीखा। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं, ये भी हमने सीखा। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, रबी और खरीफ, ये भी हमने सीखा। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है, ये भी हमने सीखा। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है सीड ड्रिल की सहायता से, ये भी हमने देखा है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से पहले रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि होती है, ये भी हो गया। उचित मात्रा मतलब उचित समय एवं अंतराल पर फसलों को जल देना सिंचाई कहलाता है। थोड़ा सा निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं, ठीक है। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसलों को हाथों या मशीन से काटना। दानों को हाँ, बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पाल कर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, इसे पशुपालन कहते हैं। तो आगे के प्रश्न पढ़ने से पहले मैं दे रहा हूँ एक एड, फिर उसके बाद देखेंगे आगे के प्रश्न। हाँ तो गाइस अगर आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे लगते हैं तो आप देख सकते हैं क्रेजी XYZ। और जो धीरज भाई के मतलब मिस्टर इंडियन हैकर के फैंस हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि उनका एक और चैनल है जिसका नाम है मिस्टर इंडियन हैकर व्लॉग्स, ठीक है। इनके लिंक आपको जरूर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। देख सकते हैं इनका ये नया वीडियो था और ये इनका नया चैनल भी है। इन्होंने ना जाने कब से बना रखा होगा, मैंने तो कल देखा था। हाँ तो फिर फ्रेंड्स इसी ऐड को अपन ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं अपन प्रश्न पे। हाँ तो भाई अपना पहला प्रश्न आता है फिलिंग द ब्लैंक्स का। कोशिश शब्द छाट कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं। तो इसका आंसर है जरा
क्या पहला का आंसर है? ओके, 1। दूसरा, एक सॉरी, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण होता है तैयारी। ठीक है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। ठीक है। अब है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से तथा आवश्यक है। तो अब है पोषक एवं जल। ये सही का सही आखिरी के हैं। अब हम कर देते हैं मिलान के प्रश्न। तो वही पहला प्रश्न आता है खरीफ की फसल। तो खरीफ की जो फसल है उसमें आता है धान एवं मक्का। रबी के फसलों में आता है गेहूं एवं चना। रासायनिक उर्वरक होता है यूरिया एवं फास्फेट। और कार्बनिक खाद होती है पशु अपशिष्ट। ठीक है। निम्न के 2 उदाहरण जो मैंने आपको बताए थे, खरीफ के फसल धान एवं मक्का, रबी के फसल गेहूं एवं चना। निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई, थ्रेशिंग, एक तरह से निबंध टाइप है। ठीक है। स्पष्ट कीजिए उर्वरक से खाद किस प्रकार भिन्न है। तो जो उर्वरक होता है वो रासायनिक तौर से रसायन से बनाया जाता है, जबकि जो खाद होती है वो जानवरों के अपशिष्ट से बनाई जाती है, जो मिट्टी को उर्वरकता प्रदान करती है। सिंचाई किसे करते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। इसका तो आंसर याद नहीं अभी मेरे को, बट अपन ने जो सिंचाई वाला पार्ट पढ़ा था ना, उसमें आप ज़रूर देख लेना मेरे वीडियो में, मतलब ठीक है, दोबारा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, आपको जो पता चल जाएगा। मतलब फास्ट के मतलब रिप्ले कर लेना आप। ठीक है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? तो भाई वो ठीक तरह से उगी नहीं सकेगी, क्योंकि उसे थोड़ी शीतलता की आवश्यकता होती है। खरपतवार क्या है, उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो भाई इसका सही आंसर है जुताई। निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र बन जाए। ठीक है। तो काफ़ी मुश्किल है। अभी आ गया वर्ग पहली। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करना। और कमेंट में भी कुछ लिख के दो। पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर आपका एक भी व्यू नहीं आया था, तो इस बार ज़्यादा व्यूज़ देना। इसी के साथ जय भोलेनाथ।